देखिए, हेलो, ये हम लोग कल देख रहे थे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल होता है और न्यूक्लियस की खोज हुई थी रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। उसी में पता चला था कि एटम्स का लगभग सारा मास और उसका सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे से हिस्से में होता है, जिस हिस्से को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से लोग रहते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। हम न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियॉन कह सकते हैं, प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन कह सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मास के सबसे छोटे यूनिट AMU या फिर U, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास यूनिट, तो ये कन्वर्ट होके बनता है 1.00727 U। ठीक है, और लगभग हम इसको 1 U भी बोल सकते हैं। अब 1 पॉइंट के बाद 2 गो जीरो है, तो इसके बाद की चीजों का औकात होता है क्या? नहीं। तो लगभग हम इसको 1 U मान सकते हैं, हालांकि 1 U से थोड़ा सा ज्यादा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हल्का सा भारी होता है। 1.67 इसमें भी है, 1.67 इसमें भी है, लेकिन डेसिमल के तीसरे प्लेस पे जाके ये 2 हो जाता है और ये 4 हो जाता है, तो ये हल्का सा भारी है। ठीक है, बाकी 10⁻⁻27 kg इसमें भी रहेगा, और जब आप इसको कन्वर्ट करिएगा तो ये भी आएगा 1.00866 U, और इसको भी लगभग हम लोग 1 U मानते हैं। ठीक है, चलिए, सवाल है कि 1 AMU या 1 U आखिर होता क्या है? तो आप कार्बन 12 लीजिएगा। क्या लीजिएगा? कार्बन 12 लेके उसके मास को मेजर कर लीजिएगा और फिर उसको डिवाइड कर दीजिएगा किससे? 12 से। माने मास ऑफ C12 को डिवाइड करना है किससे? इससे आपको मिलेगा 1 U, और 1 U जिसको हम 1 AMU भी कह सकते हैं, वो होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो इतना तो तुमको दिख रहा होगा कि 1.66 है और ये 1.67 है। बाकी 10⁻⁻27 इसमें भी है, 10⁻⁻27 इसमें भी है। इसका मतलब हुआ ये इससे थोड़ा सा भारी तो है ना, माने इनका मास जो होता है वो 1 U से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, ये देखा था। सिंबल ऑफ एटम अगर X से डिनोट करते याद है, नीचे Z लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं? A। अब ये Z इधर भी लिख सकते हो, चाहिए A इधर भी लिख सकते हो। इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। यहां से तुमको मिलेगा नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन्स, और इसको बोला जाता है मास नंबर, और यहां से मिलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, मैंने इससे पता चलता है न्यूक्लियस में टोटल कितने लोग रह रहे हैं। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें 11 और 23, तो बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, उसके लिए ये देखना होता है। और मैं पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? न्यूक्लियॉन्स का मतलब हुआ टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के। न्यूक्लियस में कितने लोग रह रहे हैं? तो 23 लोग रह रहे हैं। अब 23 में 11 आदमी तो प्रोटॉन है, तो कितना बच गया? 12। वो न्यूट्रॉन होगा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना पड़ता है। अगर आपको नंबर ऑफ क्या चाहिए? न्यूट्रॉन चाहिए, तो आपको A में से Z को घटाना पड़ता है, जो कि इस केस में आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये सब देखा था। बिहार बोर्ड ने भी पूछा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, A माइनस Z करके होगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो बाबू साइज का मतलब हुआ कि उसका रेडियस कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जितने ज्यादा लोग न्यूक्लियस में रहेंगे वो न्यूक्लियस उतना ही बड़ा हो जाएगा। यानी न्यूक्लियस का रेडियस डिपेंड्स अपॉन मास नंबर। तो रेडियस का फॉर्मूला आया था समथिंग R0 A⁻⁴ A जो है वो मास नंबर है, और R0, अच्छा ये पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ A। R0 की वैल्यू थी 1.2 फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर को ही फर्मी कहा जाता है। 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रम कहा जाता है। सही है, चलो ठीक है। तो ये देखे थे हम लोग, हो गया था। आइंस्टीन ने कहा था कि मास इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हम मास को एनर्जी में
चाहे किसी और एनर्जी को हम चाहें तो मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उन्होंने जो रिलेशन दिया मास और एनर्जी के बीच में वो था E इज इक्वल टू mc², जिसमें c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, 1 ग्राम को जब हमने कन्वर्ट किया था, आपको याद होगा किसमें? 1 ग्राम को जब हमने कन्वर्ट किया था एनर्जी में, तो वो कन्वर्ट हुआ था 9 × 10⁻13 इतना जूल। ये एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी है। मैंने कहा था कि इतनी एनर्जी से 1-2 जिला तबाह हो जाएगा, समझ रहे हो? मात्र, अरे सही बात, तुमको यकीन नहीं हो रहा है? यकीन करिए, मैं बता रहा हूं, आप समझिए। अच्छा, ये लगभग कितना है बताइए? 10⁻14 जूल है। सुनिए, हिरोशिमा पे जो एटॉमिक बम गिरा था, उसमें से जो टोटल एनर्जी रिलीज हुआ था वो भी लगभग इसी ऑर्डर का था। अरे बोलो, वो भी इसी ऑर्डर का था। तो अब समझ रहे हो कि पूरे नागासाकी हिरोशिमा का क्या हाल हो गया था। तो आपको ये चीज मामूली नहीं लगना चाहिए कि मास बस 1 ग्राम है। 1 ग्राम की औकात ही कितनी है। लेकिन अगर वो अपने पर आ गया, ढेर छेड़छाड़ कर दिए उसके साथ, और अगर उसने अपने आप को पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, पूरा चंपारण साफ हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मास। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते। ये देख लिया था हमने। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, 1 AMU को अगर आप कन्वर्ट करिएगा किस में? एनर्जी में, तो एनर्जी जो मिलता है, अब हम उसको जूल में नहीं दिखाएंगे, वो होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो कितना है? हाँ, अगर 1 AMU, अच्छा 1 AMU का मतलब समझ रहे हो? अरे 1 AMU का मतलब वही 1 U का मतलब लगभग मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। यानी एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर तुमने पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इतना एनर्जी तुमको मिलेगा। एक बार फिर से सब लोग मिलकर बोलो, कितना मिलेगा? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए ना, हाँ, ये बहुत खतरनाक एनर्जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स देखा था, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर सेम नहीं होता है, जैसे C612 और C614, ऐसा याद है? तो इनको आइसोटोप्स बोला जाएगा। हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13, याद है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। सॉरी, एक दूसरे के नहीं, ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, ये दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं। इसमें क्या होता है? आइसोबार्स में क्या होता है? अच्छा, आइसोबार्स में क्या होता है? मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम। जैसे कि मान लीजिए C614 ले लिया, N714 ले लिए, मास नंबर सेम लेकिन एटॉमिक नंबर नॉट सेम। ये आइसोबार्स हैं। ठीक है, आइसोटोन्स में क्या देखा था? ना मास नंबर सेम होगा, ना एटॉमिक नंबर सेम होगा। सेम होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं कार्बन का 6 और 14, ऑक्सीजन का 8 और 16, ये होता ही है। अब बताओ ना, क्या एटॉमिक नंबर सेम है? ना। क्या मास नंबर सेम है? ना। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है? हाँ। आप इसमें से इसको घटाइए, 8 आएगा, इसमें से इसको घटाइए, 8 आएगा। ये दोनों आइसोटोन्स हैं। ठीक है, चलिए अब आगे कहानी है न्यूक्लियर फोर्स की। न्यूक्लियर फोर्स, चारों फंडामेंटल फोर्सेस। पहला फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फंडामेंटल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा ये क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फोर्स। एक चौथा भी आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, याद आ रहा होगा, 11th क्लास में पढ़ा था तुम लोगों ने। हाँ, उसमें सबसे ताकतवर कौन होता है? न्यूक्लियर फोर्स, जिसके बारे में देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हम दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है क्या बाबू? आप भी ताकत के साथ पढ़िएगा, बहुत बढ़िया। इनकी, हाँ, इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो समझते हैं। न्यूक्लियर फोर्स लगाने के लिए आपका न्यूक्लियॉन होना जरूरी है। आपके पास चार्ज हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपके पास क्या होना जरूरी? आपका क्या होना जरूरी है? न्यूक्लियॉन होना। यानी आपका या तो न्यूट्रॉन होना जरूरी है, ना तो प्रोटॉन होना जरूरी है। ठीक है, जितना फोर्स 2 प्रोटॉन्स के बीच में लगता है, ठीक उतना ही 2 न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लगेगा, और उतना ही 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा।
यानी कोई भी दो न्यूक्लियॉन ले लीजिएगा, फोर्स का अमाउंट अगर डिस्टेंस आपने क्या रखा है, फिक्स रखा है, बोलो, तो कोई भी दो न्यूक्लियॉन, नो मैटर कि ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, नो मैटर कि ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, नो मैटर कि ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स सेम लगाएगा। ठीक है, तो वो बात यहाँ कही गई है। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज सेम फॉर ऑल द न्यूक्लियॉन्स, दैट इज चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करें, या चाहे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें। ठीक है, अगला है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज होता है, इसका रेंज बहुत ही स्मॉल होता है। रेंज बहुत ही स्मॉल होने का मतलब हुआ ये फोर्स हम बहुत दूर से नहीं लगा सकते हैं। ये फोर्स तभी लगेगा जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, तभी ना शॉर्ट रेंज बोला जाएगा। अरे बोलिए ना। और वो डिस्टेंस कोई मामूली डिस्टेंस नहीं होगा, वो बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस होगा, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। अरे बोलो ना, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, एक बहुत छोटा डिस्टेंस हो गया ना। तो जब तक आप न्यूक्लियॉन्स को इस डिस्टेंस पर नहीं लाइएगा, ये फोर्स काम नहीं करता है। और ऑब्वियसली ये चीज मैंने आपको पहले बताया होगा, एक दो बार 11 में ही बताया होगा, 12th में भी हम लोगों ने, जब 12th में बताया ना मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया होगा, फिर से देख लेते हैं क्योंकि अब तो यही पढ़ना ही है हमको, है कि नहीं। आइए देखते हैं कि होता क्या है। हम लेते हैं दो प्रोटॉन्स, अब दो प्रोटॉन्स को मैंने इस डिस्टेंस पे रखा है, अब ये डिस्टेंस आप अपने हिसाब से कुछ 30 सेंटीमीटर मान लीजिए, है। आप बताइए अभी ये दोनों एक दूसरे पे कौन कौन सा फोर्स लगा रहे होंगे। क्या ये दोनों प्रोटॉन्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि दोनों के पास मास है। अरे थोड़ा ही सही मास तो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। क्या ये दोनों एक दूसरे पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं? तो जी हाँ, दोनों के पास चार्ज भी है, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, है। क्या ये दोनों एक दूसरे पे कोई न्यूक्लियर फोर्स लगा रहे हैं? तो ये भी एक न्यूक्लियॉन है, ये भी एक न्यूक्लियॉन है, तो क्या न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा, नहीं लगेगा? क्या आप बोल रहे हो? लगेगा, नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अरे न्यूक्लियॉन होना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ डिस्टेंस भी तो बहुत कम होना चाहिए। तो न्यूक्लियर फोर्स आएगा ही नहीं, वो लगेगा ही नहीं, उसको हम लोग खत्म करते हैं। अब आप बताइए क्या हो अगर हम इनको छोड़ दें? तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। बोलो तो क्या होगा अगर हम छोड़ देंगे? तो नजदीक चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, वहीं पे रह जाएंगे। तो सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में बहुत 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 ज्यादा ताकतवर होता है। ये पढ़ा है हम लोगों ने। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को तुम चींटी समझो तो इलेक्ट्रिक फोर्स को तुम डायनासोर समझ सकते हो। आप समझ रहे हैं? चींटी और डायनासोर में कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तुम ऐसे समझो ना, मान लो एक क्या हुआ? नहीं बाबू, मान लो कि मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा रखा हुआ है। बोलिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ हाथ में कागज का टुकड़ा पकड़ा हुआ है। ए मान लो यार, गजब का खोज रहा है कहाँ है, मान लो, ठीक है। अब मान लो कि ये कंघी है, क्या है? वही बचपन वाला एक्सपेरिमेंट। अब ऐसे ऐसे करके, और मैंने अभी यहाँ रखा है। अब देखो, अभी मैंने पकड़ा हुआ है, क्या लग रहा है मैं छोड़ूंगा ये कहाँ जाएगा? कागज का टुकड़ा नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? आप समझ रहे हैं सिचुएशन क्या है? अरे इतना समझते हो ना कि ये करने के बाद जब हम करते हैं तो ये कागज के टुकड़े को खींच लेता है अपनी तरफ। मैं पूछ रहा हूं कि अगर यहाँ एक कागज का टुकड़ा रख के मैं छोड़ दूं, बोलो, तो बताओ कागज का टुकड़ा कहाँ जाएगा? ऊपर ना जाएगा? क्या बात कर रहे हो तुम? कंघी को इतना ये करने के बाद, बोलो, कागज के टुकड़े को यहाँ से छोड़ा जाएगा, वो कागज का टुकड़ा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? तो ये ना खींच लेता है। छोड़ो, हटाओ, छोड़ा नहीं जा रहा है रे, ऐसा रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे करके, अब हम यहाँ रख रहे हैं, कहाँ जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है। ये रे ऊपर जा रहा है का मतलब तुम समझ रहे हो इसने किसको हरा दिया? इस कंघी ने। कागज को नीचे कौन खींच रहा है? धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स। धरती तुमको पता है 6 × 10⁻24 kg का है। तो धरती खींच रहा है कागज के टुकड़े को नीचे। आई कंघी जो मुश्किल से 10 से 20 ग्राम का होगा,
ये खींच रहा है ऊपर और फिर भी कागज ऊपर जा रहा है, मतलब कौन जीत गया? कंघी जीत गया। अब ये 10-20 ग्राम की कंघी ने ये 6 इंटू 10⁻24 kg के धरती को हरा दिया। कोई मामूली बात है? पता है क्यों हराया है उसने? क्योंकि ये कौन सा फोर्स लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। धरती कौन सा फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैंने क्या कहा, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, इसीलिए ये हरा पाया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत 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 ज्यादा ताकतवर होता है। तो कहने का मतलब है दोनों प्रोटॉन्स को आप छोड़िएगा ना, तो बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स को तो आप सीधे नेगलेक्ट ही करिए, समझिए कि वो भी नहीं लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा है, छोड़ देंगे भाग जाएगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। माना कि थोड़ी सी दोस्ती है, लेकिन दुश्मनी ज्यादा खतरनाक है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। अब हम थोड़ा और नजदीक लाते हैं, चलिए इतना नजदीक लाते हैं। क्या लग रहा है, छोड़ा जाएगा क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगलेक्ट करो तो बहुत कमजोर होता है। न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा होगा? अभी न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो और बढ़ गया होगा ना पहले से, छोड़ेंगे और तेजी से भागेगा ये दोनों। अब मान लो कि दोनों को नजदीक करते 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 एकदम इतना हमने कर दिया कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन बताओ कितना आ गया है? 10⁻−15 मीटर। ये देखो, अब इस डिस्टेंस पे क्या, इस डिस्टेंस पे क्या न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा? हाँ, और न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर मान लीजिए बाबू कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी मैंने 10⁻⁻, तो अब जो न्यूक्लियर फोर्स होगा ना वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रेस्पेक्ट में बहुत ताकतवर होता है, लगभग 100 गुना, हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। अरे न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी बाप है, समझ रहे हैं? तो अब अगर हम छोड़ दें इन दोनों को तो भाग जाएंगे। नहीं नहीं, भागना तो चाहते हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से अब ये भाग नहीं पाएंगे। और मजाक मजाक में आपने एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दिया है, आप समझ रहे हैं? और फिर इनको अलग करना भी अब आपके लिए आसान काम नहीं होगा ना। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्स, कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं ना। हनुमान जी की मुट्ठी समझ लीजिए कि उन्होंने कुछ ऐसे अपनी मुट्ठी में बांध कर रखा है, तो कुछ अलग से ले आकर डालना और कुछ उसमें से निकालना आसान काम नहीं है। 101 बार हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। कहां तुम लोग नीचे देख रहा है? ठीक है, तो ये बात है। चलिए, इट इज कैसा? अट्रैक्टिव इन नेचर, लेकिन अगर डिस्टेंस को ढेर कम करना चाहोगे ना तो ये रिपल्सिव भी हो जाता है। अब मान लो कि 10⁻15 मीटर पर तो खैर ये अट्रैक्टिव नेचर का था और बहुत बढ़िया, अच्छा खासा था। अब हम क्या कर रहे हैं कि 10⁻16 मीटर करना चाह रहे हैं और नजदीक लाना चाह रहे हैं। तो अब ये अट्रैक्टिव के बजाय क्या होगा हाईली रिपल्सिव हो जाएगा। ये अभी हम लोग देखेंगे, अभी ग्राफ ड्रॉ करके इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। अगला है, ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2 अपॉन, तो जो फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो कहा जाता है कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यानी हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद करिए, आपको याद है K/Q1Q2/r², तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो, उसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता और वो फॉर्मूला हमको पढ़ना भी नहीं है। क्लियर है? बस इतना बोलिएगा, इतना समझिएगा कि न्यूक्लियर फोर्स डजंट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, चलिए बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ की। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग U से भी डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करेंगे। तो डिस्टेंस बोलना ठीक नहीं रहेगा, इसको सेपरेशन बोलना ठीक रहेगा। R क्या है? किनके बीच का सेपरेशन है? दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन है। दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन अगर R है और उन दोनों के सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उनके बीच का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये क्या है बताइए? अरे ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, U से डिनोट करो उसको। अरे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। इस एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी रखा है और इस एक्सिस पे हमने क्या रखा है? सेपरेशन रखा है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का। तो पहले काम करते हैं ना, एक न्यूक्लियॉन को तो यहाँ फिक्स कर देते हैं और एक न्यूक्लियॉन को हम यहाँ रखते हैं।
कितना फर्मी है ये लगभग बताओ? यह है 1 फर्मी, 2 फर्मी, 3 फर्मी, लगभग 4 फर्मी मान लिया जाए। एक काम करो ना, ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, ठीक है? चलिए, तो यहां पर हमने रखा है एक न्यूक्लियन को। अब बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी कितना है? लगभग 4 फर्मी है। बोलो बाबू, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको कि इसको थोड़ा और नजदीक लाते जाना है और हमको देखना है कि हो क्या रहा है। तो जब आपने इस न्यूक्लियन को यहां रखा है तो आप बता सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो यहां रखा है तो ग्राफ यहां पे ना है, और इसको आप आगे की तरफ बढ़ाइएगा तो लगभग लगभग पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है? यार लगभग नहीं लग रहा है जाके सट गया है। अरे यार, तो पोटेंशियल एनर्जी लगभग लगभग कितना है? वो 0 है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको करीब लेके आएंगे, जैसे मान लीजिए आप यहां से उठा के कहां लेके आ गए, मान लीजिए कि कहीं यहां लेके आ गए, बोलिए ना, कहीं यहां लेके आ गए। अब बताइए तो अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया कि नहीं? बताइए जल्दी। पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए कुछ -25 जूल हो गया। अरे तो जब यहां था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 था, जब हम इस न्यूक्लियन को यहां लेके आए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? -25 जूल। तो कम ही ना हुआ है। यानी कि जैसे जैसे आप इसको करीब लेके आइएगा ना, सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी कम हो रहा है का मतलब एनर्जी रिलीज होगा। चलिए और नजदीक लाइए, आप यहां लेके आइए, तो यहां लेके आइएगा तो बताइए एनर्जी और कम हो गया कि नहीं? हो सकता है ये कुछ -80 जूल हो। अरे यार, तो क्या हो रहा है बताओ ना? हम इसको नजदीक ला रहे हैं तो क्या हो रहा है? एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमको करना यह है कि कुछ स्पेशल पोजीशंस पे हमको थोड़ा सिचुएशन चेक करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग यहां पे रखते हैं और इस पोजीशन को हम लोग ए कह देते हैं। ठीक है, हाँ, इससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है -du/dr। क्या होता है? हाँ, माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, -du/dr। अब ये कैसे होता है? ये सब 11 क्लास में, अगर आपको याद है तो ये ग्राफ आपको याद आएगा, ये मैंने बताया 11 क्लास में। कोई भी एक आदमी बोलो कि हाँ ऐसा बताया मैंने। तुम 11 कहाँ पढ़ा है रे? हाँ बोल रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा पढ़ा है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपने, मैंने बताया है, तो वहां पे हम लोगों ने इवन इसको प्रूव किया था, डिराइव किया था कि ये कैसे आता है। अभी फिलहाल के लिए आपको मानना है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है -du/dr। और एक और बात मानना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। अगर मान लीजिए कोई XY ग्राफ है, बोलिए ना, और उसमें कर्व का हमको स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग dy/dx करते हैं। तो ये u वर्सेस r ग्राफ ना है, तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे? du/dr करोगे। तो du/dr यानी कि डिफरेंशिएशन आपको क्या देगा? स्लोप देगा। ठीक है, चलिए, अब हम एट ए, कहां पे बताइए? एट ए हम लोग थोड़ा स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप ये बताइए कि ए पर जब आपने न्यूक्लियन को रखा है तो कर्व यहां ना है, और स्लोप निकालने के लिए हमको टेंजेंट ना ड्रॉ करना होता है। अब बताओ, टेंजेंट अगर ऐसा है तो इसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव की 0? ये पढ़ा है हम लोगों ने। अगर कोई लाइन ऐसे झुका हुआ है, पॉजिटिव स्लोप। लाइन ऐसे झुका हुआ है और ऐसे है तो 0 स्लोप। इसमें कोई स्लोप नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे? एट ए स्लोप कितना? और स्लोप का मतलब तो du/dr ना होगा, यानी du/dr बराबर 0। और अगर du/dr 0 तो फोर्स बराबर भी हाँ, इसका मतलब हुआ कि 4 फर्मी पे ही दोनों न्यूक्लियन एक दूसरे पे कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाएगा, 4 फर्मी पर ही। अरे बोलो ना, चलो थोड़ा और नजदीक लाओ। अब न्यूक्लियन को उठा के हम कहाँ लाते हैं? यहां लाते हैं, 2 फर्मी पर मान लीजिए लेके आए। बोलिए जल्दी। तो यहां पर अगर आप, ठीक है, इसको आप क्या बोल दीजिए?
समथिंग बी बोल दीजिए। तो हम देखने जा रहे हैं एट बी देखने जा रहे हैं। आप बताइए यहां पर जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? तो कर्व यहां ना है, तो जो स्लोप होगा वो तो कुछ इस टाइप से ना होगा। अब लाइन ऐसे झुका हुआ है तो इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है? पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव। और बाबू अगर स्लोप पॉजिटिव, बोलो स्लोप क्या? पॉजिटिव, तो du बाई डी आर भी पॉजिटिव। अब तुम बताओ अगर ये du बाई डी आर पॉजिटिव हो जाए, सामने क्या लगा है? माइनस साइन, इसका मतलब फोर्स कैसा हो जाएगा? फोर्स कैसा हो जाएगा? और नेगेटिव फोर्स का मतलब हुआ इस पर फोर्स इधर लगेगा कि इधर लगेगा? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी ना है, और उसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन उसका डायरेक्शन बताएगा। तो इस पर नेगेटिव फोर्स लग रहा है का मतलब फोर्स कहां लग रहा होगा? इधर की तरफ लग रहा होगा। अब बताइए कि अगर यहां कोई न्यूक्लियन पड़ा है, कोई न्यूक्लियन पड़ा है और ये इस पर इधर फोर्स लगाने लगे, इसको अट्रैक्टिव फोर्स बोला जाएगा कि रिपल्सिव फोर्स बोला जाएगा? ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है तो कैसा फोर्स बोलोगे? यानी दो फर्मी पर लाके आपने रखा, तो न्यूक्लियर फोर्स किस नेचर का है? अट्रैक्टिव नेचर का है। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको उठा के यहां से यहां लेके आइए, 0.8 फर्मी पर लेके आइए। आप बताइए कि स्लोप ड्रॉ करने के लिए आप कर्व ढूंढिएगा ना, तो यहां के लिए कर्व यहां ना है। अरे यार बताओ स्लोप कितना? और अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, और इस पॉइंट को अगर हम लोग सी कह दें, तो एट सी बताइए, एट सी बताइए स्लोप कितना है? जीरो है। स्लोप का मतलब हो गया du बाई डी आर जीरो, और अगर du बाई डी आर जीरो तो फोर्स भी जीरो। तो यहां पर भी देखा जाए तो फोर्स कितना है? हाँ, मतलब कि इस सेपरेशन पे तो ये दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे, इस सेपरेशन पे भी दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। और ये सेपरेशन कौन सा सेपरेशन है? 0.8 फर्मी। बोलो, लेकिन तुम अगर इसके आगे लेके आना चाहोगे, जैसे मान लो कि तुम न्यूक्लियन को अब यहां लेके आना चाह रहे हो, समझ लो कि ये समथिंग 0.5 फर्मी है, क्या बोलते हो? अरे बोलो। हाँ, तो अब बताओ कर्व ढूंढो, बताओ तुमको कहां मिलेगा कर्व? कर्व कहां मिलेगा? समथिंग यहां ना मिलेगा। अब जब हम लोग स्लोप जानने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो बताइए ये टेंजेंट क्या बताता है? स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? स्लोप नेगेटिव हो गया। अब स्लोप के नेगेटिव हो जाने का मतलब हुआ इस पॉइंट को हम लोग डी कह दें, और हम लोग एट डी देखने जा रहे हैं। स्लोप पॉजिटिव का मतलब du बाई डी आर पॉजिटिव, बोलिए। और अगर du बाई डी आर पॉजिटिव है तो सामने का माइनस साइन इसको क्या बना? सॉरी, स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। हाँ, स्लोप नेगेटिव ना है। स्लोप कैसा है? क्या हो गया? स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है का मतलब du बाई डी आर भी नेगेटिव होगा, और सामने का माइनस साइन उसको पॉजिटिव बना देगा। तो जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव फोर्स का मतलब बताइए क्या हुआ? इस पर फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ना लग रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब उधर ना, तो बाबू ये एक रिपल्सिव फोर्स है। यानी कि आप 0.8 फर्मी से उधर न्यूक्लियन को छोड़िएगा तो ये उसको खींचेगा, लेकिन अगर आप 0.8 फर्मी से इधर न्यूक्लियन को छोड़िएगा तो ये उसको धक्का देगा। यानी ये हमेशा चाहेगा कि ये कहां रहे? 0.8 फर्मी पर है। उधर जाएगा तो खींचेगा, इधर आएगा तो धक्का देगा। अरे बोलो ना। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब सुनिएगा, ये नोट कहता है कि फॉर अ सेपरेशन ग्रेटर देन आर नोट, इस सेपरेशन को हम लोग आर नोट बोल रहे हैं। ठीक है, द फोर्स इज अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। ये तो तुम समझ रहे होगे। बोलो, आर नोट से ज्यादा सेपरेशन पे ये फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव नेचर का है। ठीक है, लेकिन अगर आर नोट से कम होगा ना तो फोर्स इज स्ट्रांगली रिपल्सिव। स्ट्रांगली वर्ड पता है क्या यूज हुआ है?
थोड़ा सा तुम इधर का स्लोप देखो, बहुत ज्यादा है क्या? स्लोप कम है, लेकिन थोड़ा इधर का स्लोप देखो तो बहुत, और स्लोप जितना ज्यादा फोर्स भी उतना ही, तो अट्रैक्शन तो उतना ज्यादा नहीं होगा। हालांकि ये दुनिया के सबसे ताकतवर फोर्सेस हैं, लेकिन फिर भी इन फोर्सेस का जो अट्रैक्टिव वाला नेचर है ना, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना रिपल्सिव वाला नेचर है। मैंने कहने का मतलब, जब बुलाने की बात आएगी ना, तो ठीक है बुलाएगा, बहुत मन से उसको बुलाएगा, लेकिन मान लीजिए एक फिक्स डिस्टेंस है कि वहीं पे आके उसको रुकना चाहिए। अब वो सामने वाला और करीब आ रहा है, समझ रहे हो? तो अट्रैक्शन उतना खतरनाक नहीं था जितना खतरनाक क्या है, रिपल्सन। तो ऐसा आप समझ लीजिए। ये जो डिस्टेंस है ना 0.8 फर्मी, इस डिस्टेंस पे दोनों न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे पे कोई न्यूक्लियर फोर्स अभी, बोलिए ना, माने इस डिस्टेंस पे दोनों न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, यानी दोनों न्यूक्लियॉन्स यहां पर इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, इस डिस्टेंस पे भी दोनों न्यूक्लियॉन्स इक्विलिब्रियम में है। अरे यार, हाँ दोनों, मतलब 0.8 फर्मी पर भी रखिए, अच्छा 4, 5, 10, 20, 50 फर्मी पर भी रखिए, दोनों केस में दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं और इक्विलिब्रियम है। आप बताइए कि न्यूक्लियॉन्स कहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे? 0.8 फर्मी पर ज्यादा रहना पसंद करेंगे कि 4, 5 फर्मी पर रहना पसंद करेंगे? हालांकि दोनों जगह दोनों इक्विलिब्रियम है, तो फिर भी कहाँ रहना पसंद करेंगे? 0.8 फर्मी पर क्यों ज्यादा रहना पसंद करेंगे? क्यों? कोई एक आदमी हाथ उठा के बताओ। हाँ उठाओ, बताओ। हाँ, क्योंकि क्या होगा? नहीं नहीं, तो यहां पर भी तो ना अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है, क्या बात करते हो? यहां पर भी नेट फोर्स 0 है। अब इसका सही जवाब सुनना बाबू, जब जब न्यूक्लियॉन यहां था ना, सुनो बाकी सब पोजीशन को हटाओ, बाकी सभी सबको हटाओ। हाँ सुनो, जब न्यूक्लियॉन, ठीक है, जब न्यूक्लियॉन यहां था तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? अरे जाके सट गया है, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0 है। समझ रहे हो? जैसे जैसे हम न्यूक्लियॉन को करीब लेके जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहां लेके आए, अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई कि नहीं? अरे कुछ -30 जूल हो गई। और हमने पढ़ा है, फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। हर सिस्टम खुद को स्टेबल करने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है, इसीलिए ना एनर्जी रिलीज हो रहा है? तो आप बताइए कि जैसे जैसे हम करीब लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे सिस्टम की एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। आप यहां लेके आइए और कम हो गया, मान लीजिए समथिंग -80 जूल, जूल मत बोलिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलिए, ठीक है? -80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ कि 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसमें से रिलीज हो गया है, ठीक है? हाँ, जब यहां लेके आप पहुंचे तो इसका मतलब हुआ कि 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसमें से रिलीज हो गया। तो बताइए वो कौन सा पोजीशन है जिस पोजीशन पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम है? ये वाला पोजीशन है, सबसे ज्यादा एनर्जी। इसके आगे लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटने के बजाय फिर से बढ़ने लगे। तो सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इसी सेपरेशन पे ना था, यानी सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल भी इसी सेपरेशन पे रहेगा। तो न्यूक्लियॉन्स हमेशा चाहेंगे कि वो इसी सेपरेशन पर रहें, इसीलिए ना जब आप उनको दूर करिएगा तो करीब आ जाएंगे, और करीब करिएगा तो दूर चले जाएंगे, ताकि ये वाला सेपरेशन मेंटेन रहे। तो जनरली देखा जाए तो एक न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन लगभग इतना ही होता है, 0.8 फर्मी। सही है ये? चलिए, ये बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज द फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। वही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अरे बोलो जल्दी, ऐसा इस टाइप से ड्रॉन होता है, ठीक? कहता है इंडिकेट द रीजन इन विच न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड वेयर इट इज रिपल्सिव। तो हो गया, हम बता देंगे कि अगर R0 है तो R ग्रेटर देन R0, मतलब हम इधर हैं, फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। और R लेस देन R0 का मतलब हम इधर हैं, फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव हो जाएगा। अगला कहता है राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कूलम फोर्स। अरे कूलम फोर्स का मतलब हुआ वो K Q1 Q2 बाई R² वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो 3 को ऐसा फीचर बताइए जो डिस्टिंग्विश करता होगा, मतलब उसको
अलग करता हो, सेपरेट करता हो। तो पहला तो यही हो गया, क्या हो गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। हाँ, पहला तो ये हो गया कि कूलम फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा फीचर बताइए, कूलम्बियन फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज होता है। लॉन्ग रेंज का मतलब हुआ कि एक चार्ज को यहाँ रखिए, एक चार्ज को आप 1 करोड़ किलोमीटर दूर भी रखिएगा तब भी दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बहुत कम लगेगा लेकिन लगेगा। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। अरे दूसरा नहीं हो गया, तीसरा हो गया। तीसरा हो गया कि कूलम्बियन फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, चार्ज नहीं तो कूलम्बियन फोर्स नहीं। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स लगता है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में और ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। प्रोटॉन के पास चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास कहाँ चार्ज है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर फोर्स तो लगता है ना। तो इस तरीके से हम लोग 3 को फीचर बता देंगे। टोटल क्वेश्चन ये कितने का था, 3 नंबर का है, आपको मिल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इधर मेरी तरफ देखिए एवरीवन, सुनिए। अच्छा, अगला आप ये कहना चाह रहे हैं कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कुछ बताना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से बता दीजिएगा, है कि नहीं। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा जब दोनों कैसा हो, लाइक चार्ज हो, सॉरी अट्रैक्टिव है तो अनलाइक चार्ज हो, या तो रिपल्सिव होगा जब दोनों लाइक चार्ज हो। अरे रिपल्सिव होगा जब दोनों लाइक चार्ज हो। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, वो नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अगर R0 से कम डिस्टेंस है तो तब हमको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा इसमें समझाना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया है कि बाकी आप लिख दीजिए, वो तुम जो मन करे लिख लेना। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब क्या हुआ ना कि हम लोगों का मन हुआ कि थोड़ा सा एक न्यूक्लियस बनाया जाए, तो कम दाम का एक न्यूक्लियस बनाते हैं हम लोग हीलियम का। हाइड्रोजन का क्या न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन ही होता है, तो हीलियम का बनाते हैं हम लोग। हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है। तो ठीक है, हम लोग गए मार्केट से, हमने खरीदा 2 प्रोटॉन, अभी भर दिया मैंने, तो इसको प्रोटॉन समझना। फिर किसी दूसरे दुकान से जाके जिससे हमने प्रोटॉन खरीदा उसके पास न्यूट्रॉन नहीं था, खत्म हो गया था। हाँ, किसी दूसरे दुकान से जाके हम लोगों ने 2 न्यूट्रॉन खरीद लिया। अब एक बात बताइए, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1U। इसका मास कितना होगा, 1U। इसका मास कितना होगा, 1U। इसका मास कितना होगा, 1U। ठीक है, अब जब हम इनको मिलाएंगे तो मिलाने के लिए इनको करीब लाना होगा। तो जब ये चारों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और अगर बहुत करीब आ जाएंगे, इतना करीब आ जाएंगे कि बीच का सेपरेशन लगभग 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का हो जाए, तो ये सब एक दूसरे से चिपक जाएंगे। कौन से फोर्स के जरिए, न्यूक्लियर फोर्स के जरिए चिपक जाएंगे, और तब फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज का, बताइए, न्यूक्लियस का। बोलिए ना। हाँ, अब एक बात बताइए, क्या एक्सपेक्टेशन है, इसका मास कितना होना चाहिए। इसका मास था 1U, इसका मास था 1U, इसका मास था 1U, इसका मास भी है 1U। अरे तो जब न्यूक्लियस बन गया तो इसका मास कितना होना चाहिए, 4U होना चाहिए। अरे कितना होना चाहिए, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है। अब देखो, तुमको मैंने बता दिया पहले, इसलिए तुम लोग होशियार बन रहे हो। बताए हैं हम, ये हम बताए हैं। जब मैं तुमको ये बता रहा था कि मास कंजर्व नहीं भी रह सकता है इसमें, वो मैंने बताया है, तुम याद करो। अतीत की गहराइयों में जाके झांक के देखोगे तो तुमको वो दिन याद आएगा जब मैंने तुमसे कहा था ये। देखो अभी सब ज्यादा गहराई में चला गया, इतना ज्यादा नहीं जाना है बाबू। 1U 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 मिल के क्या बनेगा, 4U बनेगा। तो हमारा तो एक्सपेक्टेशन है कि 4U होना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंगली जब हम लोगों ने इसको नाप के देखा, जोख के देखा, तौल के देखा, तो ये 4U नहीं आ रहा है, कुछ उससे कम आ रहा है। कुछ कितना कम आ रहा है, 2U आ रहा है। हैप्पी बर्थडे चल रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। लगभग 3.5। देखो इस लड़के को ये भी याद आ गया, उस एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने 3.5U लिया था बाबू, 3.5U आ रहा है। तो अब तो दिमाग खराब हो जाएगा। शांत रहो, हम लोगों ने
खरीदा है, दूगो प्रोटॉन दूगो न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 1 1 U होता है। कितना होता है? एक मिनट रुकिए। हेलो 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 हेलो। हाँ देखो, सुनिए सुनिए, जब हम लोगों ने मिलाने के बाद इनको न्यूक्लियस बनाने के बाद जब मास मेजर किया तो कितना है बताइए? 3.5 U। दिमाग खराब हो गया कि होना तो 4 U चाहिए था, 3.5 U है। तो आपको डाउट होगा ऑब्वियसली कि इसमें से कोई ऐसा दुकानदार है जिसने आपको डंडी मार दिया है, मतलब जितना शांत रहो ना। हाँ, उसने आपको या तो डुप्लीकेट प्रोटॉन चाहे न्यूट्रॉन दे दिया है, ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल होता तो 1 1 U का होना चाहिए ना। तो ये जानने के लिए कि किसने डंडी मारा है, किसने आपको डुप्लीकेट दिया है, आप वापस इसको तोड़ के एक एक को जोक के देखिएगा ना, बोलिए। तो जब आपने इसको तोड़ दिया तो ये फिर टूटेगा, तो दूगो न्यूट्रॉन दूगो प्रोटॉन मिलेगा। फिर एक बार आप सरप्राइज हो जाइएगा जब आप इसको मेजर करके देखिएगा तो कितना आएगा? 1 U। इसको भी करिएगा तो 1 U 1 U 1 U। फिर आप सोचिएगा ठीक है तो सब 1 1 U है, तो फिर मिलाते हैं, मिलाइएगा तो आपको फिर से कितना मिलेगा? 3.5। तो ये तो गजब हो रहा है। तोड़ रहे हैं तो 4 U, जोड़ रहे हैं तो 3.5 U। यानी कि इस रिएक्शन में बाबू मास कंजर्व्ड नहीं रह रहा है। इस रिएक्शन में हो गया, मास कंजर्व्ड नहीं रह रहा है, ठीक है। हाँ, अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन बड़ा सिंपल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब भी दो न्यूक्लियॉन्स को करीब लाया जाता है तो सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होता है, सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होता है। जाहिर सी बात है, जब आपने इनको करीब लाया होगा तो इसमें से भी तो ढेर सारा एनर्जी रिलीज हुआ होगा कि नहीं? अब एक बात बताओ, एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये एनर्जी मान लो आपको फोटॉन्स के फॉर्म में मिला है, रेडिएशन के फॉर्म में मिला है, तो आखिर कोई तो एनर्जी होगा ना जो कन्वर्ट किया होगा रेडिएशन एनर्जी के रूप में। वो कौन सा एनर्जी है जो कन्वर्ट कर गया है हीट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी के रूप में? कौन सा एनर्जी है? तो काइनेटिक एनर्जी। इसका सही जवाब है इनका मास एनर्जी। मास कितना था? 4 U था। इधर मास कितना है? तो पूछा जाएगा ना कि आधा U मास का क्या हो रहा है, बता देना पूछने वाले को कि आधा U मास एनर्जी में बदल गया है। नहीं समझे आप? आधा U मास, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रहा था ना, तो वो कौन था जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था? वो एक्चुअली इसका मास था। अब सुनो, ऐसा क्यों हुआ कि फिर जब तोड़ रहे थे तो वापस से 4 U आ जा रहा था? रे बाबू, तो तोड़ने के लिए तुमको इसको एनर्जी देना ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ ठीक है, मान लो हथौड़े से ही आप दे रहे हैं, तो हथौड़े की काइनेटिक एनर्जी को ये न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करेगा। अरे टकराने से पहले हथौड़े के पास वेलोसिटी होगी, टकराते ही हथौड़ा रुक जाएगा, तो हथौड़े की काइनेटिक एनर्जी को ये न्यूक्लियस जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को वो फिर वापस से किस में कन्वर्ट कर लेगा? अपने मास में कन्वर्ट कर लेगा। तो जो एनर्जी आपने दिया है उसको इन्होंने वापस से मास एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, और फिर से ये कितने के हो गए? 1 1 1 U यानी 4 U के हो गए। जोड़ रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रहा है, मास कम हो जा रहा है। तोड़ रहे हैं, एनर्जी आप इसको दे रहे हैं, इसीलिए वापस से मास बढ़ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में, अच्छा इनको न्यूक्लियर रिएक्शन बोला जाता है, जहां कहीं भी न्यूक्लियॉन्स इन्वॉल्व हो ना उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व्ड नहीं रहता है। यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं है। हम नहीं बोलेंगे कि प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास सेम होता है। अब सुनिए, केमिस्ट्री में
आप लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे मान लीजिए कि ये Na+ है और ये क्या है, हम एक आयनिक रिएक्शन करा रहे हैं, है तो केमिकल रिएक्शन ही ना, मिल के क्या बनता है, और जरूर इसमें भी एनर्जी मिलेगा। आपको पता है क्यों एनर्जी मिलेगा? क्योंकि Na+ और Cl- ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे। करीब आना चाह रहे हैं का मतलब हुआ कि इस सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होगा, ये ज्यादा स्टेबल होंगे, तो इस रिएक्शन में भी एनर्जी रिलीज होगा। बाबू मास यहां भी कम होगा, इसका मास, इरिटेट मत करो, इसका मास इन दोनों के इंडिविजुअल मास के सम से कम होगा। लेकिन फिर भी केमिस्ट्री वाले टीचर तुमको पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होता है। तो बताइए क्या वो गलत पढ़ाते हैं? सही जवाब है हां भी और ना भी। हां भी इसीलिए, क्या बाबू? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास सेम नहीं होता है। हाँ इसीलिए क्योंकि एनर्जी रिलीज हुआ है तो बाबू मास तो कम हुआ ही होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं जिसमें हमको एनर्जी देना पड़ता है, और एनर्जी अगर हमने दिया है तो मास उसका बढ़ा होगा। तो उन्होंने अगर एकदम एक्यूरेट देखा जाए तो गलत पढ़ाया है आपको, लेकिन लगभग लगभग में देखा जाए तो उन्होंने सही पढ़ाया है। इसलिए क्योंकि इन रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होता है ना बाबू, वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में होता है। अरे कोई चीज जल रहा है तो जल रहा है, वो कौन सा रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है या न्यूक्लियर रिएक्शन है? तुमको पता है किसी चीज के जलने का मतलब होता है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। कंबस्टन जो है एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन के साथ उस चीज को रिएक्ट कराते हैं। तो बताओ क्या निकलता है? लाइट वाइट निकलता है उसमें से। अब लाइट की एनर्जी ही कितनी होती है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो ये इतना कम एनर्जी है ना कि मास का घटना या मास का बढ़ना आप महसूस नहीं कर पाइएगा। बहुत एकदम कम अमाउंट में मास पे फर्क पड़ता है जो हम महसूस नहीं कर पाते, और जब हम महसूस नहीं कर पाते तो हम लोग कह देते हैं कि मास लगभग कंजर्व्ड है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है, चाहे आपको जो एनर्जी देना पड़ता है, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया कि केमिकल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी लगभग 10 लाख गुना ज्यादा रिलीज होता है। तो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा एनर्जी नहीं इसमें रिलीज हो रहा है। अरे बोलो ना, इसीलिए मास का घटना और मास का बढ़ना हम महसूस कर पाएंगे, प्रैक्टिकली महसूस कर पाएंगे। नहीं समझ में आया? तो केमिस्ट्री वाले अपनी जगह पे सही हैं, सही है, हम लोग भी अपनी जगह पे, उनके वाले रिएक्शन में बहुत हल्का फुल्का एनर्जी रिलीज होता है। तो वो लोग कहते हैं कि मास कॉन्जर्व, हमारे में बहुत खतरनाक एनर्जी रिलीज होता है, हमारे लिए मास कॉन्जर्व नहीं रहेगा। एक और बात बता देता हूं, सुनिए। 1 kg आप कोयला लीजिए, उसको जलाइए, तो जलाइए का मतलब केमिकल रिएक्शन कराइए, 10⁷ जूल एनर्जी मिलता है, 1 करोड़ जूल एनर्जी। सुन रहे हो? 1 किलो कोयला अगर पूरी तरीके से जल जाए 1 करोड़ जूल एनर्जी तुमको मिलेगा। और यहां रिएक्शन कौन सा हुआ है? केमिकल रिएक्शन है ये। लेकिन 1 किलो यूरेनियम ले लो तुम, 1 kg यूरेनियम ले लो और उसका तुम न्यूक्लियर रिएक्शन करा दो, 10⁻14 जूल एनर्जी। 1 करोड़ दुगुना है ये, ये ये दोगुना है, इसको दोगुना बोला जाएगा। ये 1 करोड़ है और ये 2 करोड़ है। अरे पागल, ये 1 करोड़ करोड़ है, ये 10⁻7 इंटू 10⁻7 है। क्या बात करते हो तुम? सुन लो, 1 मिनट। हमने ये देखा कि 1 किलो कोयला का केमिकल रिएक्शन कराइए और 1 किलो यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्शन कराइए, यूरेनियम के केस में 1 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। 1 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। समझ रहे हो? यहाँ 1 किलो कोयला जलाएं, कोई फर्क पड़ेगा क्या आप लोगों को? हल्का फुल्का गर्मी लग सकता है, हल्का फुल्का। आप यकीन मानिए, हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिरा था ना, अमेरिका ने भेजा था 64 kg, 64 kg यूरेनियम भेजा था भड़काने के लिए। भड़का था बस 1 kg 90 ग्राम। हाँ,
बाकी 63 केजी नहीं भड़का था। अब आप समझिए कि नागासाकी या हिरोशिमा का क्या हुआ था। 64 केजी भड़क जाता, आधा जापान साफ हो जाता। आप समझ रहे हैं? तो ये कहानी है। क्लियर है? अगर ठीक है, अगर एक किलो कोयला जला के तुम मान लो 1 केजी कबाब पका रहे हो, 1 केजी कबाब पका रहे हो, 1 किलो कोयला में से कितना कबाब पक जाता है? अच्छा कोई बात नहीं है। तो 1 किलो यूरेनियम के न्यूक्लियर रिएक्शन से ना आप 1 करोड़ केजी कबाब पका सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 केजी में 4 आदमी खाता है, तो आप 4 करोड़ लोगों को कबाब खिला सकते हैं बस 1 किलो यूरेनियम से। आप समझ रहे हैं? तो ये कहानी है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं। यार तुम लोग तो पीछे रह गए। जाओ मिलते हैं।